नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। उसी के साथ इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरी रिलीज हो चुकी है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशंस, जिसमें मैं आपकी बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, या यहां पर मैं बातचीत करूं सिलेबस से रिलेटेड, हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर जो है वो मिल रही होगी। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या बातें कही गई हैं शॉर्ट में, और आपके काम की सारी बातें मैं आपको बहुत ही जल्दी यहां पर बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, यहां पर अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन चाहोगे कहां मिलेगा, तो वेबसाइट पे आओगे, इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। अगर हम डेट्स की बात करें, 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में आप फॉर्म भर सकोगे। अब यहां पर 23 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हो। जनरली होता यह कि आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, इसमें एक आध वीक का एक्सटेंशन हो जाता है। जिस दिन आपके फॉर्म भरने की डेट खत्म होगी, उसके अगले 2 दिन तक आपके पास करेक्शन का ऑप्शन होगा। जैसे यहां पर 24 से 26 इन्होंने दिया हुआ है, बाकी डेट्स बाद में आएंगी। एग्जाम डेट जो है वो यहां पर आपकी जो है वो इन्होंने अभी जो दिया वो 8 मई से 1 जून यहां पे दिया, और टेंटेटिव लिखा, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर जो है वो हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में फीस कितनी लगेगी, तो आपके पास टोटल 5 टेस्ट पेपर्स यहां पर चूज करने का ऑप्शंस हैं। तो 3 तक आपको यहां पर 1000 रुपए लगेगा जनरल वाले बच्चों को, ओबीसी को 900, एससी एसटी को यहां पर 800, ईडब्ल्यूएस भी 900, और जो यहां पर इंडिया से बाहर के उनको 4500 रुपए लगनी है। अब ये 3 तक है, 5 मैक्सिमम ले सकते हो। अब बाकी 2 के लिए कितना फीस लगेगा? जनरल वालों के लिए पर पेपर 400 रुपए, मतलब 2 के लिए 800 रुपए। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 375, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 350 रुपए यहां पर पेपर यहां पे लगेगा। जैसे जनरल का कोई बच्चा 5 पेपर भरेगा तो 1000 प्लस 800 1800 रुपए यहां पर जो है वो उसकी फीस लगेगी। लेकिन एक बहुत खास बात यहां पर, ओबीसी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि आपकी जो कास्ट है वो जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें होनी चाहिए, ना कि स्टेट वाले में। अगर स्टेट वाले में है और सेंट्रल वाले में नहीं है, देन आप वहां पे जनरल कंसीडर किए जाओगे, तो आप जनरल ही भरेंगे और उस हिसाब से आप अपनी फीस उस यहां पर पे करिएगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बातचीत करें, तो इस बार एक नया एग्जाम पैटर्न होगा आपके सामने, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि आपका जो पेपर होगा वो यहां पर 60 मिनट में होगा। हर पेपर 60 मिनट में, सब में 50 क्वेश्चंस आएंगे, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। और यहां पर इन सभी जो भी आपके यहां पर क्वेश्चंस होंगे, इनकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो +5 -1 होने वाली है हर एक सब्जेक्ट के लिए यहां पर आपकी। अगर मैं एक बार थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं यहां पर, तो इन्होंने ये बोला कि जो इस बार सब्जेक्ट है वो इस बार 37 कर दिए गए, पिछली बार 63 थे यहां पे, क्योंकि इस बार लैंग्वेजेस 20 हटा दी गई, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स कुछ हटा दिए गए, और जनरल टेस्ट का नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर कर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर मीडियम जो होगा वो 13 लैंग्वेजेस में पेपर आपके कराए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप अपने यहां पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में चूज कर रहे होते हो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। ध्यान रखेंगे कि जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लैंग्वेज में उसी में रहेंगे। डोमेन आप जो लैंग्वेज चूज करते हो, अगर इंग्लिश चूज करोगे तो पेपर इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी चूज करोगे तो पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मतलब आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज आपने चूज किया उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यहां पर पेपर मिल रहा होता है। फिर इन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग बातचीत करें सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस इन्होंने इन जनरल वे में बताया कि जो लैंग्वेज का सिलेबस होगा उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होंगे, लिटरेसी एप्टीट्यूड होगा, और यहां पर वोकैब वाला पोर्शन यहां पर रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट जो होगा वो इस बार इन्होंने नई एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस होगा, मतलब अभी तक क्या होता था कि सीयूईटी के सिलेबस में जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी होती थी जिसमें आपके डिलीटेड कंटेंट्स भी होते थे वो रहता था, लेकिन अब यहां पर नई वाली एनसीईआरटी जिसमें आपके डिलीटेड जो कंटेंट्स हैं वो हटा दिए गए होंगे। इसका मतलब आपका सिलेबस इस बार से रिड्यूस हो गया है, नई एनसीईआरटी को यहां पर फॉलो कर रहा होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका वही है जो पहले से रहा है, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सारी बातें जो है वो आ रही होती हैं। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यहां पर चूज कर सकते हो, 5 टेस्ट पेपर्स अपने फॉर्म में भर सकते हैं। इस बार इन्होंने ये बात मेंशन किया कि जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्या क्राइटेरिया है उस कोर्स को लेकर, यहां पर वो किन सब्जेक्ट, किन टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स यहां पर वो रख रहे हैं। एक खास बात, इस बार आपको फॉर्म में यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन नहीं करना है कि आप किस
किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो ये इस बार आपको फिल ही नहीं करना है, इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर मार्किंग स्कीम देखूं तो +5 -1 होगा। इस बार आपका पेपर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्लीट ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। यहां पर आपका ड्यूरेशन 60 मिनट्स होंगे और यहां पर जो होगा वो आपके जो शिफ्ट होगा वो मल्टीपल शिफ्ट होंगे, वो सब बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके बाद जो है इन्होंने जो कुछ बातें इन्होंने बताया है वो इन्होंने ये कहा कि आप जो है वो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख सकते हो। नीचे इन्होंने यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी हुई, वो भी हम देखेंगे यहां पर। फिर इन्होंने कहा कि लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी पूरी लिस्टिंग इन्होंने किया, वो भी आप नीचे जाके देख सकते हो। कौन कौन से एग्जामिनेशन सिटीज होंगी वो भी आप यहां पर जाकर देख सकते हो। फीस जो होगी वो ऑनलाइन मोड में यहां पर आपका पेमेंट होगा। ये बहुत जनरल सी बात है, यहां पर कोई खास बात नहीं है। और आप जो है वो फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही यहां पर अप्लाई कर सकते हो और कोई दूसरा मोड यहां पर नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो ऑलरेडी बताया जा चुका है, दिया जा चुका है। वो वीडियो एक बार आप पहले देख लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को यहां पर जो है वो फिल करिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने में बहुत खास बातें मैं कुछ बता दूं। पहली चीज, अपार आईडी मांगी जरूर जा रही है लेकिन कंपलसरी नहीं है। कोई न कोई आपके पास जो है वो आइडेंटिफिकेशन वाली मतलब आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, लाइक जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी या मैं बात करूं पासपोर्ट, कुछ न कुछ तो आपके पास होना चाहिए। उसकी डिटेल वहां पर मांग रहा होता है फॉर्म भरने में। इस बार आपको फॉर्म भरने में यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन नहीं करना है। अगर मैं बातचीत करूं डॉक्यूमेंट्स की तो फोटो, सिग्नेचर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को उनका अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब यहां पर बहुत खास बात, कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर हम बातचीत करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, लेकिन यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स जरूर देनी होंगी। आपने जो भी अपनी कैटेगरी आप फिल करोगे उससे रिलेटेड वो कुछ डिटेल्स आपसे मांगेंगे। जैसे ध्यान सुनिएगा, अगर आपने बताया कि हाँ मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपसे सर्टिफिकेट का नंबर, उसकी इशूइंग डेट और यहां पर किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है वो यहां पर मांगेंगे। फिलहाल उससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन यहां पर मेंशन नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल या स्टेट का होना चाहिए। एक बात जरूर मेंशन कर दिया गया कि ओबीसी जो होगा, ओबीसी वाले जो बच्चे होंगे वो ये ध्यान देंगे कि उनकी जो कास्ट होगी वो यहां पर ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए, ना कि यहां पर ओबीसी के स्टेट लिस्ट में हो और सेंट्रल में ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वो जनरल बच्चे यहां पर माने जाएंगे। ये ओबीसी वालों की बात कही गई है। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, वो अगर सेंट्रल का है तो दी बेस्ट है। फिलहाल इन्होंने सेंट्रल स्टेट की कोई बातें नहीं बोली हैं, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसकी डिटेल्स वहां पर जो आप फिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आपको वहां पर ऑप्शन देगा कि आपने अप्लाई किया होगा। ये बात फिक्स हो कि नहीं है तो अप्लाई किए हो, और अप्लाई किए होंगे तो आपके पास एप्लीकेशन का रिसिप्ट नंबर होगा, आपने किस डेट पे अप्लाई किया है और किस अथॉरिटी के पास आपने ये चीज अप्लाई की है। यहां पर किस अथॉरिटी के थ्रू आप जो, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू यहां पर ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हो या एसडीएम ऑफिस में बन रहा है या तहसीलदार के पास बन रहा है, वो अथॉरिटी वहां पर मेंशन करनी होगी। तो सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर आपके लिए पास इतनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका टेस्ट पेपर का सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ध्यान देंगे कहीं टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में साइबर कैफे वाले के भरोसे मत रह जाइएगा। पता चला वो वहां पर क्या किया कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश भर के छोड़ दिया आपका, नहीं, एक लैंग्वेज, आपके 3 डोमेन और 1 जीएट इन जनरल वे में ये सभी के भरे होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा अभी आप रुकोगे, जब एक बार यूनिवर्सिटी की यहां पर जो है वो डिटेल्स आ जाएं उसके बाद आप अपने टेस्ट पेपर्स को भरें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर और डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर जो आपको अपलोड करनी है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए यहां पर आपकी, और व्हाइट बैकग्राउंड में आप फोटो खिंचवा लीजिएगा। मतलब जाइएगा स्टूडियो में, बोलिएगा मुझे एक पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवानी है, व्हाइट बैकग्राउंड पे हो, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 10 KB से 200 KB के बीच में। ध्यान दीजिएगा फोटो का और सिग्नेचर की जो फाइल होगी, जो अपलोड कर रहे होगे, उसके फाइल का नाम आपको बड़े
तरीके से रखना है, जैसे मतलब आपको वहां पे लिखा होगा कि फाइल नेम आप यही रखें। जैसे मेरा नाम वैभव रहेगा तो कैपिटल V कैपिटल A, मतलब मेरे नाम का पहला 2 लेटर, अंडरस्कोर लगेगा और यहां पर जो लिखा रहेगा फोटो, ठीक है, कैपिटल में आपका फोटो, कुछ इस तरीके से, जैसे VA_फोटो, ये फाइल का नाम होना चाहिए, तभी अपलोड कर पाओगे यहां पे आप। जैसे मान लीजिए सिग्नेचर है आपका तो VA_ और यहां पर क्या रहेगा आपका सिग्नेचर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने यहां पर फोटो और सिग्नेचर के फाइल का नाम रखोगे यहां पे, ठीक है। और सिग्नेचर जो होगी वो आप एक व्हाइट A4 पेज पे ब्लू या ब्लैक पेन से करके देन उसको स्कैन यहां पे आप फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड ये सारी बातें होंगी जो इन्होंने यहां पर इंस्ट्रक्शन के रूप में बताया है। अब मैं अगर यहां पर आगे बढ़ा दूं, ओहो आराम से इधर आओ, इधर ये देखो यहाँ पे फिर ये सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि भैया कुछ गलत सलत मत भर दीजिएगा। और बाकी फॉर्म रिलेटेड मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट सारी बातचीत जो है वो अलग वीडियो में यहाँ पर की जा चुकी है। ये NTA के बारे में बताएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएंगे, वो सब ठीक है। NTA का रोल बस इतना सा होता है कि ये एग्जाम करवा देंगे, रिजल्ट आपको दे देंगे, बाकी इनका काम नहीं है। इस फिर आगे वहां पर यूनिवर्सिटी अपना जो है वो, जो भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाएंगी और वहां पर फिर वो एडमिशन जो है वो लेंगी यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज बस NTA के द्वारा दिए गए स्कोर को यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम फिर वही सारी बातें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा, इतने बाकी ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मल्टीपल शिफ्ट में होंगे एग्जामिनेशन, तो वो सब सारी बातें आगे बताई जाएंगी, अभी पहले से कुछ नहीं पता है यहाँ पर आपको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये सबसे पहले से सब लोगों को पता है। यहाँ पे ड्यूरेशन सभी के लिए यहाँ पर जो है वो, सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है वो कितना है आपका 60 मिनट्स है यहाँ पर। अगर हम एलिजिबिलिटी की बातचीत करते हैं तो 2 तरीके की एलिजिबिलिटी होती है, एक एज और एक एजुकेशनल। यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर एज की बातचीत करूं तो देखिए NTA की तरफ से कोई भी एज या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बस इनका ये होता है यहां पर कि आप क्लास 12th में अपीयरिंग होगे या क्लास 12th आप पास्ड होगे। बाकी एज की क्राइटेरिया या परसेंटेज की क्राइटेरिया जो क्लास 12th में होती है वो यहां पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होगा, कोई फिक्स नहीं कि हाँ ये इन्होंने कोई अपनी जो है वो क्राइटेरिया रखी है। तो इन्होंने यहां पर ये बताया है कि आप या तो पास हो चुके हो या तो 2025 में अपीयर हो रहे हो, तो यहां पर आप कर सकते हो। बस डिपेंड करता है भाई जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहां की क्राइटेरिया अगर कुछ अलग होगी तो हमको नहीं पता, फिर आप जानिए यहां पर, ठीक है। बस यही फिर सारी बातें जो हैं वो आपको इन्होंने यहां पर बताया है, ठीक। चलिए इसके बाद जो है अगर हम इसमें देखें आगे, इसमें ऐसी कोई खास बातें नहीं है, आप सब जानते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे फिर आगे रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशंस यहां पर आपके लिए रहेंगे ही, वो तो आप यहां पर बहुत अच्छे से जानते ही हो। वो जनरल EWS SC ST सभी के लिए यहां पर वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक। चलिए ये इन्होंने यहां पर जो है वो इस सब की बातचीत किया है। और इसके बाद जो है वो यहां पर चॉइस ऑफ सिटीज, आप जो यहां पर अपने जो आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोगे उन्हीं के बेस पे यहां पर आपको एग्जामिनेशन सिटीज को चूज करने का ऑप्शन जो है वो मिल रहा होता है। और बाकी यहां पर जो है इन्होंने कहा कि हम तो आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में 4 सिटी चूज करते हैं तो उन 4 में से ही हम देने का पूरा जो है वो प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी यहां पर इन्होंने कहा कि हम सब बातें जो होंगी वो आगे आपको पता चलती रहेंगी। और इसके बाद अगर यहां पर देखोगे तो एडमिट कार्ड की बातचीत, एडमिट कार्ड वार्ड जो होता है वो बाद में आएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो बाद में देखेंगे हम लोग। यहां पर अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, तो एडमिट कार्ड और क्या एग्जामिनेशन में जाने में आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, वो सब बात की चीजें देखा जाएगा। एग्जामिनेशन का शेड्यूल इन्होंने बता दिया है कि कुछ तो खास पता ही नहीं, बस वही 8 मई से लेके 1 जून के बीच में यहां पर जो है वो आपका पेपर होगा। बाकी इन्होंने यहां पर कुछ भी जो बातें नहीं बताया, बाकी इन्होंने कहा कि आगे जो होंगे आपको पता चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वही है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जब एग्जामिनेशन होगा
एडमिट कार्ड आएगा तब हम लोग इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। अब आप एग्जामिनेशन में चीटिंग करते पकड़े जाओगे तो भगा दिए जाओगे, ये आपको भी पता होगा, वही सब बात थोड़ा डिटेल में लिख रहा है यहाँ पर। फिर कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो जब एग्जाम देने जाएंगे उसके एक दिन पहले ड्रेस कोड देख लेंगे, कोई सी दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहां पर आंसर की और उसके चैलेंज की बातचीत हुई, ना भी पेपर हुआ ना आंसर किया, ये तो आंसर की के चैलेंज की बातचीत हम लोग क्यों करेंगे। मार्किंग स्कीम आपको +5 -1 है, ये तो आपको वैसे भी बहुत अच्छे से यहां पर पता होगा, ठीक है। तो यही सब बातें हैं यहां पर, और इसके बाद इसमें और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपके लिए कुछ खास बातें नहीं है। यहां पर जो इन्होंने बातें बोला था लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो सब आप यहां पर देख सकते हो कि आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में है कि नहीं है। जैसे यहां पर BHU आपको मिल जा रही है, AMU मिल जा रही है, BBAU मिल जा रही है, सब मिलेगी आपको। जैसे अगर हम देखेंगे आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिल जाएगी, यहां पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मिल जाएगी, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मिल जाएगा। तो सारी यहां पर 46 की 46 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहां पर जो है वो शामिल हो रही हैं। बाकी इन्होंने कहा कि उनके द्वारा ऑफर किए गए कोर्सेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहां पर वेबसाइट पे मिलेगा, अभी नहीं अवेलेबल है, हो सकता बहुत जल्द यहां पर जो है वो अवेलेबल हो जाएं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो यहां पर आपको बता दे रहा है, 13 लैंग्वेज, और फिर यहां पर आपके डोमेन्स देखोगे तो आपको यहां पर जो है वो नहीं मिलेगा कौन सा लीगल स्टडीज, जिसको यहां पर जो है वो इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। इन्होंने ये बता दिया कि देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक। तो ये यहां पर बातें हैं। और इन्होंने कहा कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा वो सभी रिमेनिंग लैंग्वेजेस के लिए यहां पर, ठीक है, मतलब जहां जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही आपकी मेरिट कैलकुलेट हो जाएगी, जहां पर भी ये इतने सारे जो लैंग्वेजेस थे जिनका पेपर पहले हुआ करता था अब हटा दिया गया यहां पे। और दूसरी चीज इन्होंने बोला कि इन सारे डोमेन्स के लिए भी जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से यहां पर मेरिट जो होगी वो कैलकुलेट हो रही होगी, ठीक। बस इतनी सी बातें यहां पर। इसका एग्जामिनेशन सिटीज दिए गए हैं, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा रेप्लिका दिया गया है, और उस रेप्लिका को हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो सारी चीजें आप पहले से देख चुके हो, तो उसमें कुछ भी यहां पर हमको नहीं करना है, ठीक। तो ये रही पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बातचीत। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और मैंने जितनी बातें हो सकती हैं सब कुछ इसमें आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक मालवी एकेडमी से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।